सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत यदि वक्त बचा तो मैं खासकर अभी जो मेंस एग्ज़ाम हुए हैं मेंस के उसके पेपर का ओवरऑल करेक्टर किस तरीके का रहा है उस पर शायद कुछ बातें कर सकूं। लेकिन आइए पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। ये एक दिन पुरानी खबर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं। और खबर यह है कि एक बहुत बड़ी सफलता है आप कह लीजिए, और जो भारतीय समाज में हो रहे चेतनागत परिवर्तन को रिफ्लेक्ट करती है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जिसे हम IMR कहते हैं, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें काफी गिरावट आई है। और अब वह प्रति 1000 पर, याद रखिए 100 पर नहीं है, प्रति 1000 पर 28 हो गई है। लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये जो 28 शिशु जिनकी मृत्यु हो रही है, इसमें औसतन लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पहले क्या होता था कि जो शिशु मृत्यु दर के आंकड़े आते थे, एक तो 28 से बहुत ज्यादा होते थे। कितने ज्यादा होते थे अब उस पर हम नहीं जा रहे हैं, पहले काफी होते थे। लेकिन उसमें भी मृत्यु जिनकी होती थी, लड़कियों की संख्या ज्यादा होती थी, लड़कों की संख्या कम होती थी, जिन्हें आप कन्या कह लीजिए। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है, कन्या कह लीजिए। इसका मतलब है कि हमारे समाज की जो चेतना थी, जो दृष्टि थी, वो साफ दिखाई दे रही थी कि लड़कियों के प्रति समान चेतना नहीं है, या यूं कह लीजिए कि जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, परिवार हैं, वे लड़कियां नहीं चाहते हैं, तो लड़कियों का पर ध्यान नहीं देते, या जो भी कह लीजिए, उनकी मृत्यु की संख्या अधिक हो जाती है। लेकिन अब वो समान हो गई है। इसका मतलब है कि अब समाज की जो दृष्टि है लड़कियों के प्रति भी कहीं न कहीं बदल रही है। यहां एक बात आपको विशेष रूप से और ध्यान में रहनी है। एक शब्द आपने सुना होगा जिसकी बहुत चर्चा होती है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जरूर आपने सुना होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अलग से ऑनलाइन लेक्चर इसके लिए प्रोवाइड किया गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से इस पर कमांड भी रखिएगा। मेंस में भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखिए, डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल, धारणीय विकास का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक कि हमें क्या हासिल करना है, उसके तहत ये बात कही गई है कि ये जो IMR है, इसे हमें बकायदे 25 तक पहुंचाना है। 1000 के अगेंस्ट 25। हम कहां पहुंच गए? 28। तो अब थोड़ा सा ही हम पीछे हैं। तो ये एक हमारी सफलता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 3-1 साल पहले जब इसी को लेकर के एक प्रश्न पूछा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, तो उसमें यही बात कही गई थी कि भारत को इसमें कितनी सफलता मिल रही है, मतलब मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन का एक पॉइंट है कि 25 तक पहुंचना है, और अब हम 28 तक पहुंच गए हैं, और ये अच्छा डेवलपमेंट है। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें नॉर्थ इंडिया और मध्य भारत के राज्य हैं जो 28 से ऊपर हैं। वहां जो IMR है वो ज्यादा है। अगर वो अपने को थोड़ा सा ठीक कर लें तो 25 का जो टारगेट है 2030 तक पाने का, उसे बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। इनमें जो स्टेट हैं आप जानते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये स्टेट खासकर ज्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना ही बताना पर्याप्त होगा। अगर ज़्यादा मैं आंकड़े लेकर के चलूंगा तो आप उलझ सकते हैं। इसको लेकर के बाकायदे आपको कल एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया गया है, आपको ध्यान होगा, और इससे डेफिनेटली हिंदी में भी अब एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, उन पर आप ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, या ये के लिए इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ के बारे में आप लगातार सुन रहे हैं और आपको मालूम भी है, पढ़ भी रहे हैं। हालांकि सीधे सीधे अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले भी मैं बता चुका हूं। तो जो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। बस एक बार आप नाम भर सुन लें। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन
जिलिंगर, ये 3 को दिया गया है। अखबार में जाकर के आप देख लीजिएगा, गूगल पर इनके नाम अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो एक तरह के साइंस सब्जेक्ट का आपका हिस्सा है। दोस्तों, साइंस में आप ये मान करके चलिए, मैं आप सबसे जो मेरे प्रिय श्रोता हैं उनसे बहुत फिसड्डी हूँ। इतना भी नहीं, लेकिन जब तक मैं उस विषय को बहुत अच्छे से समझ न लूँ तब तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करना ही मैं समझता हूँ कि गलत होगी। लेकिन अखबार में जो मुझे सबसे अच्छा जो पोर्शन मिला कई अखबारों को पढ़ने के बाद, मैं उनकी पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसको बेस बना करके प्री एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मुझे लगता है कि इससे आपको मदद मिल सकती है। एकदम छोड़ देना ठीक नहीं होगा। तो देखिए, इसमें क्या खोज की गई है। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो कहा गया है कि 2 पार्टिकल्स बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करते हैं। अगर इन दोनों को अलग भी कर दिया जाए तो इनका व्यवहार नहीं बदलता। इस शोध का फायदा न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के लिए हो सकेगा, बल्कि इससे फिजिक्स की क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी को भी बढ़ाया जा सकेगा। यह कई गंभीर बीमारियों के इलाज का रास्ता खोल सकती है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम नेटवर्क्स और क्वांटम एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन में इस रिसर्च से क्रांति आ सकती है। इससे क्वांटम मैकेनिक्स को भी नई राह मिलेगी। ये फिजिक्स के बारे में बातें थी। और एक और जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो केमिस्ट्री का दिया गया है। और केमिस्ट्री का भी जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इनमें एक हैं अमेरिका के कैरोलिन बर्तोजी, दूसरे हैं डेनमार्क के मोर्टन मेल्डल और तीसरे हैं अमेरिका के बेरी शार्पलेस। बेरी शार्पलेस के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इन्हें दूसरी बार ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। सन 2001 में भी इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इस तरीके से ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है पाने वाले 5वें व्यक्ति हो गए हैं। अब आप देखिए कि इन्होंने किया क्या है, उसे ध्यान से सुन लीजिए। अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका विकसित किया है। इनकी थ्योरी को क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। और सन 2000 में शार्पलेस ने, जिनको दोबारा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है, क्लिक केमिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इससे क्या फायदा होगा? वैज्ञानिकों की इस थ्योरी का इस्तेमाल भविष्य में जीवों और इंसानों के शरीर में ऐसे मॉलिक्यूल्स के निर्माण के लिए हो सकेगा जो उन्हें बीमारी मुक्त बेहतर जीवन दे सकें या बीमारियों से बचा सकें या बीमारियां होने ही न दे। तो दोस्तों, ये मैं पढ़कर आप सबको सुना रहा था और माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसे समझाने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाता। मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैनिक भास्कर में छपा है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का आर्टिकल है, यूरोप के देशों में तानाशाही प्रवृत्तियां क्यों उभर रही हैं। आपको ध्यान होगा कि जब इटली में अभी नई प्रधानमंत्री जो बनी है, जब मैं उनकी चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अब दुनिया के अलग अलग भागों में जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो अपनी जड़ें जमाता चला जा रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। खासकर यूरोप के बहुत से देशों में अब दक्षिणपंथी जो राजनेता हैं वो बहुत लोकप्रिय हो गए, बल्कि सत्ता में आ गए हैं। और यूरोप को ही बेस बना करके उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। कारण परिणाम उस पर तो ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको किन किन देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लीडर्स हैं वो सत्ता में आ गए हैं, आपको वो कम से कम फैक्ट्स मिल जाएंगे और थोड़ी बहुत दूसरी जानकारियां भी मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें, राइट। अब मैं दोस्तों जो थोड़ा सा वक्त बचा है 2-3 मिनट का, उसमें जो मुख्य विषय के बारे में मैंने कहा था उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मेंस के जो अभी एग्ज़ाम हुए, मैं केवल जनरल स्टडीज़ तक अपनी बात रख रहा हूँ। आपने पेपर्स देखे होंगे,
एक प्रश्न केवल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और वो ये कि पेपर को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? आपको क्या लगा कहने का मतलब है कि क्या उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि जिनके बारे में आपने कभी कुछ सुना ही नहीं, कहीं कुछ पढ़ा ही नहीं, प्रश्न बिल्कुल अजूबे से लगे, या प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई विचार ही नहीं आया, आपको लगा कि नहीं, इसे तो मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगा। एक आध दो प्रश्न की बात छोड़ दीजिए, आपको लगा हुआ कि नहीं नहीं, ये तो जाने बूझे हुए प्रश्न है, इनके बारे में तो मैंने पढ़ा भी है, इनके बारे में तो चर्चा भी हुई है, अखबारों में भी लिखा गया है, डेली ऑडियो लेक्चर में भी कभी बात हुई थी, सर ने प्रेस क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड की है, करेंट कंटेंट के तहत भी कुछ इस तरह की चीजें आई थी, आपको लगा होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टॉपिक्स उसमें आए हैं, जिन टॉपिक्स को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, आपने महसूस किया होगा कि वे टॉपिक्स भी कुछ कुछ इस तरीके के हैं जिन टॉपिक्स पर लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह बात अलग है कि वो दोहराए नहीं जाते, लेकिन टॉपिक्स तो बहुत कुछ वैसे ही होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो, और मुझे मालूम है कि आसानी से यकीन नहीं होता है, क्योंकि आपको यही बताया गया है कि खूब पढ़ना है, इधर उधर से पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। मेहनत तो करनी है, लेकिन एक तरीके से मेहनत करनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से जो क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़ें, और मैंने जो बात बताई है इस एंगल से पढ़ें कि नहीं, मुझे इसमें एकदम कोई ऐसी अजूबी चीज ढूंढनी है जो मैं एकदम ही जानता नहीं हूं। और आप चाहें तो 2-3 साल और पिछले पेपर्स भी पढ़ सकते हैं। इससे आपके दिमाग में एक ऐसी दृष्टि पैदा होगी कि मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही।